अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 61 इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लेक्चर दूंगा। ट्रांजिस्टर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है। ये आरसी ऑसिलेटर्स जो हैं जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यूज़ होता है, उसकी एक फॉर्म है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो आपने सर्किट के अंदर कनेक्ट किया होता है। तो जो ट्रांजिस्टर सर्किट है फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट, यानी कि किसी भी ट्रांजिस्टर सर्किट के लिए जो वोल्टेज शंट फीडबैक है इज़ अप्लाइड, उसके लिए वोल्टेज शंट फीडबैक को अप्लाई किया जाता है। वोल्टेज शंट फीडबैक इज़ अप्लाइड, यानी कि इसमें भी जो फीडबैक है उसको शंट के ज़रिए अप्लाई किया। शंट का मतलब होता है कि जो बड़ी स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि जो इनपुट इम्पीडेंस है ट्रांजिस्टर की दैट इज़ वेरी स्मॉल, बिकॉज द इनपुट इम्पीडेंस of the transistor is very small, क्योंकि जो इनपुट इम्पीडेंस है ट्रांजिस्टर की ये बहुत स्मॉल है, छोटी है इनपुट साइड के ऊपर। तो अगर वोल्टेज सीरीज फीडबैक जो है उसको अप्लाई किया जाए, इफ द वोल्टेज सीरीज फीडबैक इज अप्लाइड, ठीक है जी। अगर वोल्टेज सीरीज फीडबैक जो है उसको अप्लाई किया जाए यहाँ पर, द रेजिस्टेंस ऑफ फीडबैक नेटवर्क विल बी शंटेड। तो जो रेजिस्टेंस है फीडबैक नेटवर्क की वो शंट हो जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ द फीडबैक नेटवर्क विल बी शंटेड, ठीक है। शंटेड का मतलब होता है कम हो जाएगी, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। जो अब रेजिस्टेंस है फीडबैक नेटवर्क की जो कि शंट हो रही है वो कम हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। किस वक्त? जब आप वोल्टेज सीरीज फीडबैक अप्लाई करें। एक्चुअली वो क्या रहा होता है कि जो ट्रांजिस्टर सर्किट है उसमें जब आप वोल्टेज शंट फीडबैक अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो इम्पीडेंस है ट्रांजिस्टर की, उस सूरत में जब आप वोल्टेज शंट फीडबैक अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाती है। तो अगर वोल्टेज सीरीज फीडबैक अप्लाई की जाए तो जो रेजिस्टेंस है फीडबैक नेटवर्क की जो शंट हुई हुई है यानी कि कम हुई हुई है वो स्मॉल हो जाती है। कि यानी कि जब आप वोल्टेज सीरीज फीडबैक नेटवर्क को अप्लाई करते हैं तो जो शंटेड हुआ हुआ नेटवर्क है उसके शंट होने में कमी आ जाती है, वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है जी। तो अब बल्कि यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं the resistance of the feedback network will be shunted by the low R of resistance, ठीक है। स्मॉल के बजाय ये यहाँ पर ऐड कर लें, और रेजिस्टेंस एज
shown in figure 1A and 1B। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक जब आप अप्लाई करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है फीडबैक नेटवर्क की वो शंट होती है बाय अ लो रेजिस्टेंस आर। ठीक है, यानी कि उसको शंट किया जाता है। उसको शंट करने का मतलब है कि सर्किट के अंदर एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दी जाती है। ठीक है, जैसे आप गलवानोमीटर के केस में उसकी शंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो वहाँ पर शंट रेजिस्टेंस क्या होती है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जो है उसको सर्किट के अंदर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी एक स्मॉल रेजिस्टेंस आर जो है उसको सर्किट के अंदर लगा कर इस सर्किट को शंट करने की कोशिश की गई है। अब मैं यहाँ पर ज़रा दो जो है पहले डायाग्राम्स जो हैं उनको ड्रा करता हूँ। ठीक है, फिगर 1A को और फिगर 1B को, और उसके बाद फिर हम फर्दर आगे जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो एक इसकी रियल डायग्राम होगी और दूसरा इसका इक्वलेंट सर्किट होगा। फिर हम तीसरा एक और इक्वलेंट सर्किट जो है वो इसका ड्रा करेंगे। आप देखेंगे ये आपके पास ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है जी, ये इसका बेस है, ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। इसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये यहाँ से यूँ आ रहा है। ठीक है जी, इधर एक रेजिस्टेंस R1 लगी हुई है और इधर एक रेजिस्टेंस R2 जो है वो लगी हुई है। ठीक है, ये बेस यहाँ से इस तरफ जा रही है। इस जगह से ये जो एमीटर है इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसको आपने ग्राउंड जो है वो किया हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके साथ RE, यहाँ पे इसके साथ एक कैपेसिटर C जो है वो लगा हुआ। ठीक है, अब ये जो यहाँ से आगे ये आउटपुट है, आउटपुट के आगे यहाँ पर ये एक कैपेसिटर, फिर एक कैपेसिटर और फिर एक कैपेसिटर, ये तीन कैपेसिटर्स जो हैं C और C, ये तीन कैपेसिटर जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। और इन कैपेसिटर्स के साथ यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। इस रेजिस्टेंस को आप कह दें कि ये R है और इधर से एक और रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, इसको भी आप कह दें कि ये R है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो है इस जगह से ये लगी हुई है, इसको आप कह दें कि ये R3 रेजिस्टेंस। ठीक है, ये R3 रेजिस्टेंस जो है ये आके इसके साथ इधर मिलेगी। ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर ये RC रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास है फिगर 1A। ये फिगर 1A क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रांजिस्टर के फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को। ये क्या, ये ट्रांजिस्टर
फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि इसमें 4 कैपेसिटर, 1 2 3 4 5 6 और 6 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। ये कि आर सी का ये कम्बिनेशन है और ये एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, अब इसी का यहाँ पर फिगर बी जो है वो हम ड्रा करते हैं। ये देखें कि यहाँ पर ये एच आई ई इनपुट रेजिस्टेंस है और इस जगह से ये एच मॉडल के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इस सर्किट को। ये एच एफ ई आई बी के बराबर है। ठीक है जी, इसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर ई लगी हुई है। इधर इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके आगे फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसके साथ यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इससे आगे फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसके साथ फिर इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसके साथ फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है जी, ये हमारे पास कैपेसिटर सी, सी और सी आर। ये रेजिस्टेंस आर, ये भी आर, यहाँ से ये जो इस तरफ आ रही है ये R3 है। ठीक है, इसके साथ एक और इधर रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, ये R1 है। ठीक है जी, ये इस तरफ जो रेजिस्टेंस आ रही है ये R3 है। अब यहाँ पर जो करंट्स हैं, देखिए इस जगह पर ये जो करंट आ रही है ये I1 है। ठीक है, इस जगह पर ये जो करंट आ रही है ये I2 है और इस जगह पर ये जो करंट आ रही है ये I3 है। ठीक है जी, इसको आप कह दें कि ये फिगर बी है। ये उसका एच मॉडल है इसी सर्किट का। अच्छा, यहाँ पर ये जिसको मैंने रेजिस्टेंस आर का है ना, इसको आप कह लें ये आर आई है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखें कि जो वैल्यू है R3 की, द वैल्यू ऑफ R3, तो R3 रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है R माइनस आर आई। तो ये क्या, ये जहाँ पर आर आई जो है वो एच आई ई के बराबर है, वेयर आर आई इज इक्वल टू एच आई ई
the input resistance of the transistor। जो कि इनपुट, ये देखें ना, ये RIHI, ये HI और ये RI बराबर है, जो कि इनपुट रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर की। अब जो आपके पास 3 RC सेक्शन है, यहां पर देखें ना, ये 3 RC के सेक्शन है, RC RC RC। 3 RC सेक्शंस, 3 RC के सेक्शंस हैं ऑफ फेज शिफ्टिंग नेटवर्क, ऑफ फेज शिफ्टिंग नेटवर्क। फेज शिफ्टिंग नेटवर्क का मतलब यह है कि जो आउटपुट के ऊपर इनपुट का फेज शिफ्ट कर देगा, RC RC RC, इसकी वजह से जो है वो आपको फेज शिफ्ट मिलेगी आउटपुट सिग्नल के अंदर। अब ये जो फेज शिफ्ट नेटवर्क है आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है, R1 R2 एंड RE, और RE जो है आर बाइसिंग रेजिस्टेंसेस। तो ये जो है ये बाइसिंग रेजिस्टेंसेस हैं, यानी कि इनकी मदद से आप सर्किट के अंदर बाइसिंग कर रहे हैं, यानी कि बाइस कर रहे हैं, सर्किट को वोल्टेज जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो फीडबैक करंट है, द फीडबैक करंट, ठीक है, जो फीडबैक करंट है वो है XF इज इक्वल टू -I3। इनपुट करंट जो है ये आपके पास XI इज इक्वल टू IB। अब नेगेटिव का साइन इसलिए यहां पर क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव साइन is because it is a negative feedback। नेगेटिव का साइन इसलिए है क्योंकि ये एक नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है जी। तो अब जो आपके पास लूप गेन है, लूप करंट गेन, तो लूप करंट गेन जो है उसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं, लूप करंट गेन। तो लूप करंट गेन जो है दैट इज इक्वल टू -XF ओवर XI इज इक्वल टू I3 ओवर IB। इसके बराबर लूप गेन है।
करंट लूप गेन। अब मुझे ये फिगर मिटानी पड़ेंगी और उसके बाद मैं एक और फिगर जो है फिगर 1C जो है वो ड्रा करूँगा इक्वलेंट सर्किट की, जो इसी RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का इक्वलेंट सर्किट होगा। तो ये फिर मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से फिगर्स जो हैं। अब इसका जो है वो इक्वलेंट सर्किट हम पहले ड्रा करते हैं। इसको इसके साथ मिला दें और यहाँ से इसके साथ मिला दें, फिर इधर से एक और कैपेसिटर, इसके साथ मिला दें और यहाँ से एक और कैपेसिटर इसको मिला दें। तो ये आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस है HIE, यहाँ पर ये HFEIB RE के बराबर है, ये रेजिस्टेंस RE है, ये कैपेसिटर C है, ये C है, ये C है, ये यहाँ से करंट आ रही है आपके पास I1, ठीक है, और इधर से करंट आ रही है I2 और इधर से ये करंट आ रही है I3। ये रेजिस्टेंस R और R। अब ये फिगर 1C जो है ये इक्वलेंट सर्किट है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का। अब यहाँ पर आपको तीन इक्वेशन किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाना पड़ेगा इन तीन लूप्स के ऊपर। तो बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज रूल फॉर 3 मोड्स, ये जो 3 मोड हैं या 3 नोड्स कह लें, 3 नोड्स 1 2 3, ये जो 3 नोड्स हैं इनके लिए, तो इससे I3 ओवर IB कैन बी फाउंड। यानी कि इन तीनों नोड्स या लूप्स के ऊपर जो है वो अगर आप किरचॉफ वोल्टेज रूल जो है उसको लगा दें तो आप इसकी मदद से I3 ओवर B करंट जो है यानी कि जो करंट गेन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप कहने के ये RC इक्विवेलेंट सर्किट है। अच्छा, अब लूप 1 जो ये वाली है इसके ऊपर किरचॉफ रूल आप लगाएं तो इसके ऊपर जब हम किरचॉफ रूल लगाएंगे तो सॉरी ये जो रेजिस्टेंस है ये RC है, तो इस पर जब किरचॉफ रूल लगाएंगे तो RC प्लस R माइनस J ओवर ओमेगा C आ जाएगा।
इनटू I1, ठीक है ना, ये I1। तो अच्छा, इधर भी इसको जो है ना आप I कैपिटल 1, I कैपिटल 2 और I कैपिटल 3 से डिनोट करें। ठीक है, ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस है और ये J जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये I1 के लिए और साथ में यहाँ पर माइनस ये RI2 इज इक्वल टू, अब ये बराबर होगा इधर माइनस HFE IB RE के। ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई। अब इसी तरह आप लूप 2 के ऊपर, ये लूप 1 थी, अब लूप 2 के ऊपर आप लगाएं। तो लूप 2 पे जब लगाएंगे तो माइनस RI1 प्लस 2R माइनस J ओवर ओमेगा C I2 माइनस RI3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लूप 2 के ऊपर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास है लूप 3। तो लूप 3 के ऊपर भी आप लगाएं तो माइनस RI2 प्लस 2R माइनस J ओवर ओमेगा C I3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी और ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। ये इस लूप के ऊपर लगाया है। तो ये तीनों लूप्स जो हैं उसके ऊपर हमने किरचॉफ वोल्टेज रूल जो है उसको अप्लाई किया। ठीक है, लूप 1 RC प्लस RC प्लस R माइनस J ओवर ओमेगा C I1 माइनस RI2 माइनस HFE IB RE, और इसी तरह लूप 2 और लूप 3। ये किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाकर हमने तीन इक्वेशंस जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए। अब R को जो है आप इन तीनों इक्वेशंस के अंदर से अगर कॉमन निकाल लें। ठीक है, अब मैं ज़रा ये फिगर मिटा देता हूँ और आगे से इसको, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमने ये किरचॉफ रूल लगा लिया, अब हमने कैलकुलेशन जो है वो करनी है। तो इसमें से R बाय टेकिंग R कॉमन, आप R को कॉमन ले लें तो जो द मॉडिफाइड इक्वेशंस आर गिवन एज, तो जो मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं वो आपके पास क्या आ जाएंगी। देखें, आर सी ओवर आर प्लस आर को कॉमन ले लिया प्लस वन माइनस J ओवर ओमेगा आर सी ओमेगा आर सी I1 माइनस I2 इज इक्वल टू माइनस HFE IB RE ओवर R।
अच्छा, ये भी जो इक्वेशन है इसमें ये आर सी है, और जहाँ पर मैंने ये टर्म लिखी थी वहाँ पर फिगर के अंदर, ठीक है, वहाँ पर भी इसको आर ई की जगह आर सी कर लें, ठीक है, ये आर सी है। उधर फिगर के अंदर भी लास्ट जो उसको मैंने मिटा दिया, वहाँ पर जहाँ पे मैंने ये फैक्टर लिखा था प्लस माइनस के साथ, जहाँ पर गोल दायरा डाला था, वहाँ पर इसको भी आर सी जो है वो आप कर लें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4। उसके बाद जो सेकंड है उसमें -i1 प्लस 2 माइनस जे ओवर ओमेगा आर सी i2 माइनस i3 इज इक्वल टू 0, इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 है। इसी तरह -i2 प्लस 2 माइनस जे ओमेगा आर सी i3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब इन तीनों इक्वेशन 1, 2 और 3 के अंदर से मैंने आर को कॉमन ले लिया, और आर को कॉमन लेने के बाद ये मॉडिफाइड फॉर्म में इक्वेशंस जो हैं उनको आपने राइट डाउन कर दिया। ठीक है जी, अब ये जो आर सी ओवर आर है, ये वाला आर सी ओवर आर इस इक्वेशन के अंदर, इसको सपोज करेंगे ये के बराबर है। तो लेट आर सी ओवर आर इज इक्वल टू के, इसको के बराबर ले लें, और अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा आर सी। ये जो 1 ओवर ओमेगा आर सी है इसको अल्फा के बराबर ले लें। तो अब यही जो इक्वेशन है 4, 5 और 6 ये फिर मॉडिफाई हो जाएंगी, ये आ जाएंगी आपके पास 1 प्लस के माइनस जे अल्फा i1 माइनस i2 इज इक्वल टू माइनस एच एफ ई आई बी इज इक्वल टू 0। और इसी तरह इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 7 है, इसको इस तरफ लेके आए हैं तो वहाँ से के को कॉमन निकाल दिया, इसको इसके अंदर लिख दिया, ठीक है, कोई इसमें काम नहीं किया। ये वाला जो इस फैक्टर को आपने के कह दिया है ना, इसको आप उठा के इस तरफ लेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो है -i1 प्लस 2 माइनस जे अल्फा i2 माइनस i3 इज इक्वल टू 0, इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 8 है। इसी तरह -i2 प्लस 2 माइनस जे अल्फा i3 इज इक्वल टू 0, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 9 है। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस के अंदर 4, 5 और 6 के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशंस कर दी हैं। कौन सी? आर सी और आर को के बराबर ले लिया, अल्फा को 1 ओवर ओमेगा आर सी के बराबर ले लिया। तो ये 7, 8, 9 अब इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। अब इन इक्वेशंस को आप लिखें मैट्रिक्स नॉन लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में, इसका मैट्रिक्स जो है वो बना दें इन इक्वेशंस का।
तो जब आप इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो आप देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा I1 I2 I3 इज इक्वल टू माइनस HFE IB के 0 0। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये आ जाएगा 1 प्लस के माइनस जे अल्फा, और इधर से आएगा -1 और माइनस I3 तो है ही नहीं है तो ये हो जाएगा 0। इधर से आएगा -1 2 माइनस जे अल्फा और -1। इधर से आएगा 0 -1 और 2 माइनस जे अल्फा। तो ये तीनों इक्वेशंस को मैंने इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब आप इसका ये वाला जो पार्ट है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन कर लें। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है मैं उसको जब ओपन करूंगा तो इसको मैं कह दूंगा कि ये किसी डेल्टा के बराबर है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो 1 प्लस के फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो 1 प्लस के माइनस जे अल्फा इंटू 2 माइनस जे अल्फा का स्क्वायर -1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, उसके बाद प्लस ब्रैकेट शुरू -2 माइनस जे अल्फा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 2 माइनस अल्फा -1 1 ये आ जाएगा आपके पास -1 के बराबर। अब यहाँ से जब आप लेंगे सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो तो ये -1 इससे और ये 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा, और तीसरी टर्म में तो ये वैसे ही 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। नो अब इसको फर्दर अगर इस डेल्टा को हम सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस के माइनस जे अल्फा ब्रैकेट, इसका स्क्वायर खोल दें तो 4 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस जे अल्फा -1 ब्रैकेट क्लोज +2 प्लस जे अल्फा -2 प्लस जे प्लस अल्फा। उसके बाद इसको फर्दर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -जे अल्फा क्यूब -j6 अल्फा एक्सक्यूज मी 4k
अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर के प्लस 3k प्लस 1। ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास है। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5 प्लस के अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 प्लस जे इंटू अल्फ़ा क्यूब। जे को कॉमन निकाल लें तो अल्फ़ा क्यूब माइनस 6 प्लस 4k 6 प्लस 4k अल्फ़ा और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास फाइनल डेल्टा की वैल्यू जो है वो निकल आए। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा की यानी कि वो जो डिटर्मिनेंट ऊपर हमने इक्वेशन का खोला है, ये उसकी फाइनल वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू निकल आई है। अब यहाँ पर जो यहाँ से I3 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो I3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन इक्वेशंस को, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका होता है इस मैट्रिक्स से। तो वो मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये इधर इसकी जगह पर आ जाएगी। क्योंकि I3 जो है वो आपने फाइंड करना है, तो ये I3 के लिए ये आ रहा है, तो इसकी जगह पर ये वाली टर्म जो है वो आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, I3 को फाइंड करने के लिए 1/del इंटू 1 1 प्लस के माइनस जे अल्फा -1, और इस ज़ीरो की जगह पर अब ये आ जाएगा -HFE/IB/K, और इधर आ जाएगा -1 2 माइनस जे अल्फ़ा 0 और 0 -1 0। ठीक है जी, और दैट इज इक्वल टू, इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो पीछे सिर्फ आपके पास ये टर्म जो है वो बच जाएगी। वो देख लेते हैं हम, ये देखिए ये भी 0 और ये भी 0। उसके बाद यहाँ से करें तो ये भी 0 और ये भी 0। फिर ये करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, ये और ये -1 और 2j माइनस जे अल्फ़ा, और साथ ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा, -HFE/IB/K
आई बी के डिवाइडेड बाई डेल्टा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद। तो अब इसका मतलब है कि आपके पास जो I3 ओवर B है, I3 ओवर IB, दैट इज इक्वल टू, ये IB तो कट जाएगा, ठीक है, नीचे रह जाएगा हमारे पास HFE और इसके नीचे डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी -5K इंटू एल्फा स्क्वेयर प्लस 3K प्लस 1 प्लस J इंटू एल्फा स्क्वेयर -6 प्लस 4K एल्फा और ब्रैकेट क्लोज। IB से कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि इसको I3 को IB से डिवाइड किया है तो ये IB इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लूप गेन है वो I3 और IB है, तो इस लूप गेन को जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। I3 ओवर IB इज इक्वल टू 0। तो अब I3 और IB अगर 0 के बराबर है, यानी कि ये सारी इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तो इसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, तो इस इमेजिनरी पार्ट को भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि फेज शिफ्ट 0 है, और फेज शिफ्ट 0 जो है तो उसका मतलब है कि फिर उस फेज शिफ्ट 0 होने की वजह से ये इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। ठीक है जी। तो द फेज शिफ्ट इज इक्वल टू 0। तो फेज शिफ्ट जो है वो चूंकि 0 के बराबर है, प्रोवाइडेड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। तो इसकी वजह से जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली टर्म जो है ये 0 के बराबर हो जाएगी। एल्फा स्क्वेयर -6 प्लस 4K एल्फा इज इक्वल टू 0। ये J जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो एल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 प्लस 4K एल्फा, यहाँ से अल्फा अल्फा से काट गया, तो एल्फा इज इक्वल टू 6 प्लस 4K के बराबर आ जाएगा। सॉरी, ये अल्फा क्यूब है। ठीक है, इसको ज़रा करेक्ट कर लें, ये अल्फा क्यूब था इधर, तो ये भी अल्फा क्यूब हो गया, ये भी अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा 6 प्लस 4K का अंडर रूट आ जाएगा। ये जो यहाँ पर ये टर्म है ये अल्फा क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, ये अल्फा क्यूब है। ये पीछे भी चेक कर लें कि मैंने अल्फा स्क्वायर तो नहीं लिख दी। ठीक है, ये टर्म जो है ये अल्फा क्यूब है, तो अल्फा यहाँ से 6 प्लस 4K के बराबर जो है वो निकल आया। तो अल्फा जो है वो आपके पास पीछे क्या है, वो 1/√4
ओमेगा आर सी के बराबर है। तो अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा आर सी, ये इसके बराबर है। तो ओमेगा जो है यहाँ पर अगर हम अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 6 + 4k √1/ओमेगा आर सी। तो यहाँ से ओमेगा जो है वो 1/RC 6 + 4k के बराबर निकल आएगा। तो अब जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ ऑसिलेशन, द फ्रीक्वेंसी f ऑफ द ऑसिलेशन, तो अब जो फ्रीक्वेंसी है इसकी ऑसिलेशन की, टू पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा, तो 2πf इज इक्वल टू 1/RC 6 + 4k। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। और यहां से f जो है वो 1/2π RC 6 + 4k के बराबर आ जाएगा। तो ये फ्रिक्वेंसी आपके पास निकल आएगी RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की। अब अगर आप ऑसिलेशंस जो हैं उनको मेंटेन रखना चाहते हैं, यानी कि ऑसिलेशंस जो हैं वो मेंटेन रहें, तो उसके लिए फॉर मेंटेनिंग द ऑसिलेशंस, अब अगर आप ऑसिलेशंस जो हैं उनको मेंटेन रखना चाहते हैं कि यानी कि ऑसिलेशंस जो हैं जो हो रही हैं वो मेंटेन रहें, तो उन ऑसिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए एट अबव फ्रीक्वेंसी I3/IB इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको 1 से ज़्यादा आना चाहिए, ये यूनिटी गेन से इसको ज़्यादा आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि I3/IB अगर ग्रेटर देन 1 है तो -HFE डिवाइडेड बाई -5 + 6k अच्छा, अब जो आपके पास वो इक्वेशन थी इसकी I3 और IB की, उसके लिए हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली हुई है।
ठीक है। तो वो जो अल्फ़ा की वैल्यू है, ठीक है, मैं इसमें एक पहले उसको अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ये I3 और IB है, तो माइनस HFE डिवाइड बाई, अब वहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो -5 + K अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर जो है ये हमारे पास आया था 6 + 4K, ये वैल्यू आपने निकाली थी, -5 + K 6 + K, उसके बाद +3K + 1, ठीक है। और जो आपका इमेजिनरी पार्ट था वो तो वैसे ही 0 के बराबर हो गया था, तो ये आएगा साथ इसके +3K + 1। इमेजिनरी पार्ट को तो हमने वैसे ही 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी और दैट इज ग्रेटर देन 1, और ये ग्रेटर देन 1 है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि -HFEK is greater than -5 + 6K -5 + 6K के बराबर होगा, और 6 + 4K +3K + 1, ठीक है जी। ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो -HFEK ग्रेटर दैन इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो -4K स्क्वेयर -23K -29, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो HFEK इज ग्रेटर दैन 4K स्क्वेयर +23K +29। तो यहाँ से HFEK ग्रेटर दैन 4K, K को उस तरफ ले जाएंगे, +23 + 29/K। ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से K को हटा के हम उस तरफ ले गए। अब अगर आप मिनिमम वैल्यू जो है वो HFE की फाइंड करना चाहते हैं, to find the minimum value of HFE, अब अगर इस HFE की मिनिमम वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको जो ऑप्टिमम वैल्यू है K की वो फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और वो कैसे करेंगे फाइंड, वो करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे HFE को विद रिस्पेक्ट टू K और उसको इक्वल के बराबर रख देंगे। तो द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ K शुड बी डिटरमिन्ड, तो जो ऑप्टिमम वैल्यू है K की उसको डिटरमिन करना पड़ेगा बाय डिफरेंशिएटिंग K with respect to HFE with respect to K and put equal to 0, और फिर इसको 0 के बराबर रख दें, ठीक है जी। अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है HFE की,
तो करते हैं फिर इसको। तो देखें कि डी एच एफ ई ओवर डी के is greater than d over dk into 4k plus 23 plus 29 over k। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आप ज़ीरो के बराबर रख देंगे, ठीक है जी। और इसका डिफरेंशियल जब लेंगे तो ये आएगा 4 प्लस तो इधर देख लेते हैं, डी के ओवर डी के 4k प्लस 23 29 ओवर के। तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको कर लें के इनवर्स 4k प्लस 23 प्लस 29 के इनवर्स। तो ये आ जाएगा 4 जमा ये तो ज़ीरो हो जाएगा प्लस 29 के माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा 4 प्लस 29 के माइनस 2 और ये भी इधर माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू निकल आएगी। और ये तो वैसे ही ज़ीरो है, डी एच एफ ई ओवर डी के ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बराबर आ जाएगा 4 माइनस 29 के टू के ग्रेटर देन ज़ीरो। के स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है जी, बल्कि इसको हम इसका ग्रेटर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ज़ीरो इससे, ये ज़ीरो है और ये इससे ग्रेटर है। तो ज़ीरो ग्रेटर देन 4 माइनस 29 ओवर के स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 के स्क्वायर लेस देन 29 ओवर 4। तो ये के की वैल्यू जो है यहाँ से निकल आएगी, के इज़ लेस देन, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 2.7। अब ये के की वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन के अंदर,
एच एफ ई ग्रेटर देन 4k प्लस 23 प्लस 29 ओवर के में, इधर के के की वैल्यू पुट कर दें इस जगह पर। तो एच एफ ई ग्रेटर देन 4k प्लस 23 प्लस 29 ओवर 2.7। तो ये सारे को सॉल्व करेंगे तो एच एफ ई ग्रेटर देन 44.5 के बराबर निकल आएगा। ठीक है, ये एच एफ ई की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। अच्छा, ये 2 इधर नहीं आना। यहाँ पे -1 आएगा। और ये प्लस। ठीक है जी, तो अब जो है ये वैल्यू हमारे पास एच एफ ई की निकल आई और ये 44.5 से ग्रेटर निकला। तो अब इसका मतलब है कि अगर बी जे टी जो है, ये जो एच एफ ई निकला ही आपके पास गेन की वैल्यू, तो द बी जे टी विद ए स्मॉल, अगर बी जे टी है विद स्मॉल सिग्नल कॉमन emitter, small signal common emitter short circuit gain HFE less than 44.5, अगर ये गेन लेस देन 44.5 हो, कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस, कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो आप इसको फिर इस फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने एच एफ ई की वैल्यू निकाली है। इट मस्ट बी ग्रेटर देन, ग्रेटर होगी तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब जो आर सी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है, इन आर सी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है, ये जो आर सी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, इसमें हर आर सी नेटवर्क जो है, ईच आर सी नेटवर्क, ठीक है, हर आर सी नेटवर्क जो है प्रोड्यूसेस 60 डिग्री फेज शिफ्ट, प्रोड्यूसेस 60 डिग्री फेज शिफ्ट। वो 60 डिग्री की फेज शिफ्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो अब 3 सेक्शन जो हैं, 3 सेक्शंस, क्योंकि 3 आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स लगे होते हैं, तो 3 सेक्शन जो हैं वो प्रोड्यूस्ड रिक्वायर्ड 180 डिग्री, 60 जमा 60 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो तीनों जो सेक्शंस हैं वो 180 डिग्री की फेज शिफ्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हर एक सेक्शन 60 डिग्री कहता है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास 4 सेक्शंस हों, इफ देयर आर 4 sections,
ठीक है जी, 3 की बजाय हमारे पास 4 चार्ज है, तो ई सेक्शन मस्ट प्रोड्यूस 45 डिग्री फेज शिफ्ट. सो ईच सेक्शन must produce 45 डिग्री फेज शिफ्ट. तो हर सेक्शन जो है फिर 45 डिग्री की फेज शिफ्ट को प्रोड्यूस करेगा. तो इसका मतलब है कि फिर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, बट मोर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर यूज्ड. तो फिर ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ करने के पड़ेंगे. अगर यहाँ पर सिर्फ 2 सेक्शंस हों, इफ देयर आर ओनली 2 सेक्शंस, तो अगर 2 सेक्शन हो तो फिर हर सेक्शन 90 डिग्री की फेज शिफ्ट देगा. तो 90 डिग्री फेज शिफ्ट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड. तो फिर 90 डिग्री की फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होनी चाहिए, जो कि विच इज नॉट पॉसिबल फॉर प्रैक्टिकल आरसी नेटवर्क. क्योंकि प्रैक्टिकल आरसी नेटवर्क के लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है जी. तो बेसिकली क्या है कि बेसिकली ये है कि जो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है उसके अंदर 3 आरसी के नेटवर्क लगे होते हैं, और तीनों नेटवर्क जो है वो 60-60 डिग्री की फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से आपकी टोटल फेज शिफ्ट जो है वो 180 डिग्री हो जाती है. अगर 4 सेक्शन लगे हों तो फिर 45 चाहिए, और अगर 2 लगे हों तो 2 फिर कितने की 90 डिग्री की करेंगे. लेकिन 90 डिग्री के तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है. हमें तो जो फेज शिफ्ट रिक्वायर्ड है वो 180 डिग्री की है, क्योंकि 180 डिग्री की फेज शिफ्ट होगी तो फिर मुकम्मल तौर पर जो है वो आपका ऑसिलेटर जो है वो सिग्नल को इन्वर्ट कर पाएगा. ठीक है जी. तो ये था ट्रांजिस्टर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर. इसके अंदर मैंने जब कैलकुलेशन किया तो उसके अंदर चंद एक स्टेप जो हैं वो मैंने स्किप किए हैं. तो आप जब इसको करेंगे दोबारा से, तो वो आप छोटे छोटे से स्टेप्स हैं वो आपने खुद से उनको कर लेना. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पर ये जो है लेक्चर को एंड कर रहा हूँ.